नमस्कार। आज के 7वें दिन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 7वां दिन हमारा हिंदी विषय के लिए आज अंतिम दिवस है। इसके बाद हम लोग जो अतिरिक्त विषय है हमारे पास, उनके बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। तो आइए आज पहले हिंदी विषय को समाप्ति की ओर लेके चलें और अपने 7वें दिन तक जितनी हम लोग पहले 6 वीडियोज़ बना चुके हैं, कृपया आप उन्हें देखिएगा। इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। ये सातों की सातों वीडियोस आपको आपके परीक्षा में सफल बना देंगी, ऐसा हमारा यकीन है। क्योंकि हमने कोशिश की है कि इन वीडियोस के अंदर आपको प्रत्येक बात के बारे में, प्रत्येक प्रश्न के बारे में, प्रत्येक व्याकरण के बारे में, प्रत्येक पत्र, प्रत्येक अनुच्छेद लेखन, जो कुछ भी हमारे पाठ्यक्रम में है, सबके बारे में विस्तृत रूप से बात की है। तो अभी भी अगर आपने वीडियो को आगे लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिएगा। क्योंकि पहले भी कहा, हम लोग आपके साथ हमेशा बने रहने वाले हैं। ये नहीं है कि यहीं तक हमारा सफ़र है। आगे आपको ज्ञान के लिए, आपको ज़िंदगी के अंदर सफल होने के लिए बहुत सी वीडियोस इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो आइए शुरू करें आज की कक्षा। आज हमारे पास प्रार्थना पत्र है। कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के संबंध में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य, सरकारी हाई स्कूल मेरठ। दिनांक डालेंगे। उसके बाद विषय अवश्य डालना है। कक्षा की समस्याओं को हल करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। विषय कोई बड़ी चीज नहीं है। विषय लिखकर जो बात हमें प्रार्थना पत्र के लिए कही गई है, वही बात हमने यहाँ पर लिखनी है। तो माननीय महोदय, आप यहाँ पर श्रीमान भी लिख सकते हो। सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं कक्षा का मॉनिटर होने के नाते आपका ध्यान अपनी कक्षा की कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारी कक्षा में 2 पंखे लगे हुए हैं, जिनमें से केवल एक ही पंखा चलता है। अन्य कक्षाओं में 4-4 पंखे लगे हुए हैं। आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है कि एक पंखे के सहारे सारी कक्षा का कमरे में बैठना दूभर हो गया है। इसके अतिरिक्त ब्लैक बोर्ड की मुरम्मत व पेंट होने वाला है तथा 3 ट्यूब लाइट्स फ्यूज होने के कारण नहीं लगने वाली हैं। अतः आपसे विनती की जाती है कि हमारी कक्षा की इन समस्याओं को हल करवाने की ओर ध्यान दीजिए। हमारी सारी कक्षा आपकी बहुत आभारी रहेगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी नाम हमें परीक्षा में दिया होगा, आप लोग वो लिख लोगे। उसके बाद अगर आपको दिया है मॉनिटर है, तो मॉनिटर भी लिखोगे, कक्षा भी कौन सी है और रोल नंबर भी कौन सा है। आगे हमारे पास एक प्रार्थना पत्र है जो हमने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, जिसमें हमने अपने क्षेत्र या मोहल्ले की सफाई कराने की बात करनी है। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम सुंदर नगर। दिनांक, जो भी दिनांक होगा वो लिखोगे। विषय क्या है? सुंदर नगर की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, या आप यहाँ पर श्रीमान भी लिख सकते हो। मैं आपका ध्यान सुंदर नगर में जगह जगह फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं सुंदर नगर का निवासी हूँ। मुझे यह लिखते बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि हमारे क्षेत्र का नाम ही सुंदर नगर है, जबकि सत्य यह है कि सुंदरता तो इससे कोसों दूर है। इस क्षेत्र के चारों ओर गंदगी फैली हुई है, जहां कूड़ा करकट से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नियमित रूप से नहीं आती, जिसके कारण कूड़ा इकट्ठा होता रहता है। इससे चारों ओर दूर दूर तक दुर्गंध फैल गई है। मक्खी मच्छर इतने हो गए हैं कि मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। इस कूड़ा घर को कुत्तों, सुअरों, गायों, भैंसों आदि ने अपना अड्डा बना रखा है। दुर्गंध के साथ साथ इन जानवरों के डर के कारण
राहगीरों का चलना फिरना भी दूभर हो गया है। यहाँ के निवासियों ने कई बार सफाई कर्मचारियों से भी बात की है, किंतु उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अतः मैं सुंदरनगर का प्रतिनिधि होने के नाते आपसे अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में सफाई अभियान चलाकर लोगों को इस गंदगी भरे वातावरण से मुक्त करें। मैं आशा करता हूं कि आप इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद साहित्य। चंपकलाल, मकान नंबर सुंदर नगर, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर देना आवश्यक नहीं है। आगे अगला हमारे पास आवेदन पत्र है पंजाब रोडवेज के लुधियाना के नाम पर। महाप्रबंधक ने क्या लिखना है कि बस में छूट गए सामान के बारे में आवेदन पत्र लिखिए। सेवा में महाप्रबंधक पंजाब रोडवेज लुधियाना, दिनांक जो भी होगा वो लिखोगे। विषय क्या है कि बस में छूट गए सामान के बारे में आवेदन पत्र। मान्यवर श्री मान भी लिख सकते हो। सविनय निवेदन यह है कि मैंने दिनांक 12 अगस्त 2022 को शाम 6 बजे समराला से PB 2468 नंबर की पंजाब रोडवेज लुधियाना की बस चंडीगढ़ जाने के लिए पकड़ी थी। उस समय बस में काफ़ी भीड़ थी, अतः मुझे खड़े होकर ही सफ़र करना पड़ा। मैंने अपना बैग उस समय बस में सामान रखने वाली जगह पर ऊपर रख दिया था। जब चंडीगढ़ का बस अड्डा आया तो मैं अपना बैग लिए बिना ही नीचे उतर गया, और जब मैं घर पहुंचा तो मुझे याद आया कि मैं अपना बैग बस में ही भूल गया हूं। मैंने उसी समय पंजाब रोडवेज लुधियाना के कार्यालय में इस संबंध में फ़ोन भी किया था, किंतु मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बैग तो बस के परिचालक ने आपके पास जमा करवा दिया होगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे बैग का रंग नीला है। उसके अंदर बनी जेब में मेरी तस्वीर भी पड़ी है। इसके अतिरिक्त मेरा पहचान पत्र और कुछ जरूरी कागजात भी पड़े हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बैग का जल्दी से जल्दी पता लगाकर मुझे सूचित करेंगे। धन्यवाद साहित्य। राम प्रकाश, मकान नंबर जो भी हमारा एड्रेस है, पता है वो चंडीगढ़, और मोबाइल नंबर। आगे बढ़ रहे हैं। आगे वाला पत्र है हमारे पास कि हमने कार्यकारी अधिकारी विद्युत बोर्ड क्या होता है? बिजली बोर्ड के नाम बिजली की सप्लाई में कमी के संबंध में आवेदन पत्र लिखना है। सेवा में कार्यकारी अधिकारी विद्युत बोर्ड विकास नगर, जो भी दिनांक होगा वो डालेंगे। विषय क्या हमारे पास? बिजली की सप्लाई में कमी के संबंध में आवेदन पत्र। तो माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान विकास नगर में बिजली की सप्लाई में कमी की ओर दिलाना चाहती हूँ। मैं विकास नगर की निवासी हूँ। इस क्षेत्र में बिजली की बहुत ही कम सप्लाई की जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आजकल भयंकर गर्मी ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। छोटे छोटे बच्चों, बीमारों और वृद्धों के लिए तो बिना बिजली के रहना असहाय हो गया है। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बिजली की कम सप्लाई सिरदर्द बनी हुई है। दिन हो या रात बिजली कभी आती है और कभी चली जाती है। इस तरह सारा दिन बिजली के साथ हमारा आंख मिचौनी का सिलसिला चलता रहता है। कभी कभी तो दिन में सिर्फ 2 घंटे ही बिजली आती है। बिजली की इस कमी के कारण हमारी पढ़ाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल क्या होता है? उल्ट। यहाँ यह भी बताने की चेष्टा की जा रही है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में बिजली की बिल्कुल कमी नहीं है। अतः हम आपसे अनुरोध है कि यदि कहीं कोई खराबी है तो उसे तुरंत ठीक करवाने की कृपा करें।
मैं आशा करती हूं कि आप इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद साहित्य। हर्षिता नाम है उस लड़की का जिसने ये वाला आवेदन पत्र लिखा है। मकान नंबर, विकास नगर और मोबाइल नंबर। आगे हमारे पास 7 नंबर पे रोजाना भारत पंजाब के समाचार पत्र। एक समाचार पत्र है जिसे आप लोग अखबार बोलते हो, उसका नाम है रोजाना भारत। के मुख्य संपादक के नाम पर हमने एक विषय पर पत्र लिखना है। वो विषय क्या है? बाल श्रम एक अपराध। कि जो बच्चों से कार्य करवाया जाता है वो एक अपराध है, उसके बारे में लिखना है। बाल श्रम एक अपराध। सेवा में मुख्य संपादक, समाचार पत्र का नाम रोजाना भारत पंजाब, और दिनांक, विषय क्या है? बाल श्रम एक अपराध संबंधी पत्र। मान्यवर, मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र रोजाना भारत के माध्यम से बाल श्रम एक अपराध विषय पर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यद्यपि बाल श्रम को भारत सरकार द्वारा एक अपराध घोषित किया गया है, फिर भी हमारे इर्द गिर्द ढाबों, कैंटीनों, घरों, दुकानों, मोटर गैरेजों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों पर न जाने कितने ही ऐसे बच्चे बाल श्रम में नियुक्त हैं जिनकी आयु अभी पढ़ने की है। यहाँ एक और उन्हें उनके काम की पूरी मजदूरी नहीं मिलती, वहीं दूसरी ओर इनका शोषण भी किया जाता है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे व आर्थिक रूप से सशक्त लोगों के द्वारा भी घर के छोटे मोटे कामों और बच्चों की देखरेख आदि के लिए इन बाल श्रमिकों को ही घर में रखा जाता है। यदि इस तरह पढ़े लिखे लोग ही बाल श्रम जैसे सामाजिक कलंक में संलिप्त रहेंगे तो हमारे तो दूसरों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? सरकार द्वारा बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986 एवं अन्य कई कानूनों को बनाकर उनमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है, किंतु कानून बनाने के साथ साथ उसका कठोरता से पालन करना भी जरूरी है। कुछ सतर्क नागरिकों, पत्रकारों, समाज सुधारकों, बाल संरक्षण समितियों के द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध आवाज उठाई भी जाती है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है, किंतु जब तक सभी नागरिक सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती। मैं आपके इस पत्र के माध्यम से आगे यह कहना चाहती हूं कि जो भी सरकार के द्वारा बनाए गए बाल श्रम के बनाए कानूनों को तोड़ता है उसके साथ कठोरता से निपटा जाए। आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं यह आशा करती हूं कि संबंधित अधिकारी इस ओर उचित कदम उठाएंगे व जनता उनका साथ देगी। धन्यवाद साहित्य। विनीता शर्मा, पता है घर का और हमारा मोबाइल नंबर। आइए अगले पत्र पर आए। व्यापारी वर्ग और विभिन्न संगठनों द्वारा घरों, शैक्षिक संस्थानों, कार्यालयों, मार्गदर्शकों आदि पर पोस्टर, पंफलेट्स लगाने से जनता को होने वाली असुविधा पर अपने विचार प्रकट करते हुए लोक जागरण नामक समाचार पत्र के मुख्य संपादक को पत्र लिखिए। इस पत्र में क्या बात करी है कि आजकल हम लोग देखते हैं बहुत जगह पर पोस्टर लगे होते हैं, हमारे विशेष रूप पे पब्लिक स्थानों पर पंफलेट लगे हैं, जिससे क्या है आने जाने वालों का ध्यान है वो बंट जाता है और उनको कई तरह की असुविधा भी होती है। उसी के बारे में ही हमने लोक जागरण नामक समाचार पत्र के मुख्य संपादक को पत्र लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सेवा में मुख्य संपादक, लोक जागरण, राजस्थान। दिनांक दे दिया, विषय
वही है जो हमारे पास ऊपर दिया जाता है। घरों, शैक्षिक संस्थानों, कार्यालयों, मार्गदर्शकों आदि पर पोस्टर लगाकर जनता को होने वाली असुविधा के संबंध में पत्र। तो मान्यवर, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र लोक जागरण के माध्यम से घरों, शैक्षिक संस्थानों, कार्यालयों, मार्गदर्शकों आदि पर पोस्टर लगाने से जनता को होने वाली असुविधाओं की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विभिन्न बड़े बड़े पोस्टरों को घरों, शैक्षिक संस्थानों, कार्यालयों, मार्गदर्शकों आदि पर चिपका देते हैं। इस तरह कुछ संगठन खेल प्रतियोगिताओं, धार्मिक कार्यक्रमों और किसी भी तरह के कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर चिपका देते हैं। इससे दीवारें खराब होती हैं। इनके अतिरिक्त ट्यूशन, कोचिंग सेंटरों, ब्यूटिशियनों, हकीमों आदि के द्वारा भी पोस्टरों या पंफलेट को बड़ी शान से मार्गदर्शकों के ऊपर चिपका दिया जाता है, जिससे लोगों को स्थान ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि मार्गदर्शक लोगों की सहूलत के लिए बने होते हैं, उन्हीं के ऊपर लोगों द्वारा पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। अतः मैं आपके पत्र के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस तरह जगह जगह पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध लगाना जाए। यदि पोस्टर लगाने का स्थान निर्धारित कर दिया जाए तो संभवतः इस समस्या का निवारण हो सकता है। फिर भी जो इस नियम का पालन नहीं करता है उसे जुर्माना लगाना चाहिए। आशा है कि प्रशासन व जनता इसकी ओर ध्यान देगी। धन्यवाद। साहित्य जो भी नाम है वो लिखिएगा और अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा। आगे हमारे पास पत्र है सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव। हमने क्या करना है, एक ऐसा पत्र लिखना है, समाचार पत्र है हमारे पास जन चेतना मुंबई का, उसके मुख्य संपादक को लिखेंगे कि जिसमें सड़क दुर्घटनाएं जो ज्यादा हो रही हैं उनको कैसे रोका जा सकता है उसका सुझाव है। तो आइए शुरू करें। सेवा में मुख्य संपादक जन चेतना मुंबई, दिनांक, विषय वही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव संबंधी पत्र। मान्यवर, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र जन चेतना के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव देना चाहता हूं। आजकल सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। सड़कों पर आम आदमी का चलना दूभर हो गया है। नकली नकली लाइसेंस धारकों, अप्रशिक्षित वाहन चालकों तथा नशेड़ियों के द्वारा खतरनाक व बिना यातायात के नियमों का पालन किए जाने पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार अधूरे कागजात होने के कारण वाहन चालक चालान के डर से तेजी से बच निकलने के कारण भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ट्रकों, ट्रालियों, रेहड़ियों आदि पर अनुचित ढंग से जरूरत से ज्यादा सामान लादा गया सामान तो अक्सर दुर्घटना का कारण बनता है। इसके अलावा वाहनों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी चिंता का विषय है। ध्वनि प्रदूषण भी चिंता का विषय है। निरंतर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात कर्मचारियों को गलत पार्किंग करने वालों, निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने वालों, नशेड़ी चालकों व अन्य यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो निर्धारित चालानों की संख्या को पार कर जाता है उसका सदा के लिए ही लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि प्रशासन इस दिशा में सख्त होगा
तो किसी की क्या मजाल कि वह नियमों की अवहेलना करे। इसके अतिरिक्त समय समय पर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना चाहिए। आशा है कि समाचार पत्र में इस लेख को पढ़कर जनता व प्रशासन इस ओर जरूर ध्यान देगी। धन्यवाद साहित्य। नाम जो भी है विराट कुमार, पता और मोबाइल नंबर। तो ये थे हमारे पास पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। अब हम लोग बात कर रहे हैं अनुवाद के बारे में। अनुवाद को आप लोग कहते हो ट्रांसलेशन। यहाँ पर क्या है कि हमें पंजाबी का एक गद्यांश जिन्हों पर पैरा कहने हैं वह दिया होगा, उसको हमने हिंदी में अनुवादित करना है। क्या करना है? अनुवादित करना है, उसका अनुवाद करना है, जिसे कहते हैं ट्रांसलेट करना है। तो एक पढ़ रहा हूं मैं, उसके पश्चात जितने रह गए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद ब खुद करके देखिएगा। मैनू ਜਦੋਂ भी अपना बचपन याद आता है तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने उसे बचपन विच गुम हो जावां। तो आप क्या बनाओगे? मुझे जब भी अपना बचपन याद आता है तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने उसी बचपन में गुम हो जाऊं। मन बचपन दियां खेडां विच चला जाता है, मन बचपन की खेलों की तरफ चला जाता है। पतंग उड़ाना, दोस्तां नाल साइकिल ਦੀਆਂ रेसां लगाना, ਬੰਟੇ खेडना ਅਤੇ रात ਨੂੰ लुकन मिट्टी खेडना मैनू अज भी याद है। पतंग उड़ाना, मित्रों के साथ साइकिल की दौड़ें लगाना, कंचे खेलने और रात की छुपम छुपाई खेलना मुझे आज भी याद है। तपदी गर्मी विच बाग विच अंब तोड़ के खाने ਅਤੇ बहुत तेज मींह विच नहाना मैनू बहुत चंगा लगदा सी। तपती गर्मी में बाग में आम तोड़कर खाने और बहुत तेज बारिश में नहाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अनुवाद के बारे में थोड़ी बातें हम लोग विचार कर लें। पहली बात तो पंजाबी को हिंदी में हमने अनुवाद करना है। दूसरी बात, आपके पास अभी समय है, परीक्षा में अभी समय है, तो क्या किया आपने? पंजाबी के गद्यांश को पढ़कर ध्यान से हिंदी में अपने आप बना के देखें। फिर उसको जो हिंदी में हमने अनुवाद कर रखा है उससे मिलाकर देखें। यहां यहां आपकी गलती आई, आप उस शब्द को 10 बार 15 बार लिख के देखें ताकि परीक्षा के अंदर आपका आधा अंक भी ना कटे। तो लीजिएगा आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस करने का समय मिल जाए, आसानी हो जाए। तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, यहां पर तीसरा और चौथा, आगे बढ़ रहा हूं, पांचवा और छठा। ये सब आपके लाभ के लिए बार बार आप दोहराई कीजिए, कर करके देखिए, अभ्यास कीजिएगा। आगे लीजिए, 7 नंबर, 7 नंबर। जितना समय आप अपनी पढ़ाई को देंगे उतना ही जीवन के अंदर सफल होगे। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, तीनों ही एक पृष्ठ पर आगे, एक ही पन्ना पे आगे हैं, 8, 9 और 10। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियों की ओर। मुहावरे एवं लोकोक्तियों की ओर। आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम लोग कुछ जरूरी बातें भी करेंगे और अंत में कुछ ऐसा कार्य भी है जो नंबर हमारे बिल्कुल मुफ्त के हैं, जिसके लिए हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। परीक्षा के अंदर दिया होगा, हमने वही भरना होगा, जिसे प्रपत्र पूर्ति कहते हैं। अंत में वो भी आने वाली है, जो कि बिल्कुल मुफ्त के 4 नंबर है। तो आइए पहले बात करते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों की। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, हमें परीक्षा के अंदर क्या होएगा, एक मुहावरा दिया जाएगा, उसका हमने वाक्य बनाना है या हमने अर्थ याद करना है। आपने क्या करना है, आपने मुहावरे का अर्थ याद करना है। वाक्य तो क्या है, आप अपने हिसाब से भी, अपनी मर्जी से भी कोई बना सकते हो, जो
उस मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट करता होगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे मुहावरे की और उसके अर्थ की। वाक्य पहला मैं बना देता हूँ, बाकी आपने अपने आप खुद बना लेने हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि आपने एक बार किए हुए मुहावरे को करके देखना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला मुहावरा, अपने पैरों पर खड़े होना। इसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना। इसका वाक्य बन रहा है, समाज में अपने पैरों पर खड़े होने वाले का बहुत सम्मान होता है। यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हूं, यानी मैं खुद आत्मनिर्भर हूं। दूसरा है आंच ना आने देना, किसी तरह का नुकसान न होने देना। तीसरा 19-20 का अंतर, कहने का भाव बहुत कम अंतर। कान में तेल डाल लेना, बात न सुनना, गले का हार, बहुत प्यारा। चैन की बंसी बजाना, सुखपूर्वक रहना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ाना। दांतों में जीभ होना, चारों ओर विद्या विरोधियों से घिरे रहना, चारों ओर विरोधियों से घिरे रहना। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। मुंह में पानी भर आना का अर्थ है ललचाना। तो आइए आगे बढ़े। अब नीचे दिए गए लोकोक्तियों के अर्थ समझाकर वाक्य बनाएं। इसका भी क्या है, लोकोक्ति को देख लीजिए, उसके अर्थ को देख लीजिएगा। वाक्य खुद खुद कुछ भी बना सकते हो। अपना वही जो आवे काम, कहते हैं मित्र वही है जो मुसीबत में काम आता है। आग लगाकर पानी को दौड़ना, झगड़ा कराने के बाद स्वयं ही सुलह कराने बैठ जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराध करने वाला उल्टी धौंस जमाए। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कहने का भाव अधिक आवश्यकता वाले को थोड़े से संतुष्टि नहीं होती। कोठी वाला रोए, छप्पड़ वाला सोए। इसका अर्थ क्या है कि धनी, जो अमीर लोग हैं, धनी प्राय चिंतित रहते हैं, जबकि निर्धन गरीब लोग निश्चिंत रहते हैं। आ गया जी, बंदर घुड़की, गीदड़ धमकी, झूठा रोब दिखाना। बीती ताहे बिसार दे आगे की सुधले, पुरानी एवं दुखपूर्ण बातों को भूलकर भविष्य के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहने का भाव मन शुद्ध हो तो घर घर ही तीर्थ समान है। सावन हरे ना भादों सूखे, कि सदा एक जैसी दशा नहीं रहती। आ गया जी, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। तो ये थे हमारे पास मुहावरे एवं लोकोक्तियां। आगे बढ़ रहे हैं विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन के साथ। विज्ञापन, यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। हमें परीक्षा के अंदर एक विज्ञापन करने के लिए दिया, उसके बारे में हमें पहले ही बहुत सारी बातें बताई गई। तो पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग अपना विज्ञापन लिखेंगे। पहला, आपका नाम प्रज्ञा है। देखिए यहाँ पे वो आपका नाम देगा, आपने खुद अपना नाम नहीं लिखना है। आपका नाम प्रज्ञा है, आप समाज सेविका हैं। आपके कोचिंग सेंटर का नाम है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर। आपका फ़ोन नंबर ये दे दिया है। आपने शामपुरा शहर में 10वीं 12वीं कक्षा के गरीब विद्यार्थियों के लिए साइंस व गणित विषयों की निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं एक नए कोचिंग सेंटर में खोली हैं। कोचिंग सेंटर के उद्घाटन के संबंध में एक विज्ञापन का प्रारूप तैयार करके लिखिए। अब हमने क्या विज्ञापन बनाना है। सबसे पहला क्या करना है, हमने विज्ञापन का शीर्षक लिखना है। यहाँ पे उसने बता दिया था कि आपके कोचिंग सेंटर का नाम है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर, तो यहाँ भी हम लिखेंगे शीर्षक में, जिसे हेडिंग कहते हैं, उसके ऊपर प्रज्ञा कोचिंग सेंटर। अब इसके विज्ञापन में लिखेंगे क्या क्या, कि आगामी शिक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए आपके अपने शहर में 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइंस व गणित विषय की तैयारी हेतु कोचिंग सेंटर को आरंभ किया जा रहा है। संपर्क करें, आपका नाम दिया था प्रज्ञा, प्रज्ञा लिख दिया, प्रज्ञा कोचिंग सेंटर शामपुरा, मोबाइल नंबर दिया था वो लिख दिया। कहने का भाव यहाँ पर बहुत कुछ आपको पहले दिया गया था,
उसी को ही आपने थोड़ा सा तोड़ मोड़ कर लिखना होता है, और आपके ये नंबर भी मुफ्त के हैं। तो आगे भी हमारे पास और भी हैं जो विज्ञापन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको खुद पढ़िए, खुद ध्यान कीजिए क्या है ये। दूसरा है हमारे पास सेल्समैन की आवश्यकता के बारे में। तीसरा है योग सीखिए के बारे में। 4 नंबर पे है नाम परिवर्तन। 5 नंबर पर है कार बिकाऊ है। 6 नंबर पे है नौकरानी की आवश्यकता है। 7 नंबर पर है रेडीमेड कमीजों पर 60% भारी छूट। आगे है जी मैनेजर की आवश्यकता, या आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। उसके बाद हमारे पास आगे आ गया जी कोठी बिकाऊ है। फिर आ गया गुमशुदा की तलाश। तो ये हमारे पास विज्ञापन है। या हमें क्या करना होगा, सूचना करना होगा परीक्षा के अंदर। विज्ञापन में और सूचना में आप दोनों में से एक चीज करनी है। तो अब सूचना कैसे करनी है ये भी आपको एक समझाता हूं। हमें परीक्षा के अंदर हमारे पेपर के अंदर क्या लिखा था कि सरकारी हाई स्कूल सेक्टर 14 चंडीगढ़ के मुख्याध्यापक की ओर से स्कूल के सूचना पट, जिसे नोटिस बोर्ड भी कहते हैं, के लिए एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सेक्शन बदलने की अंतिम तिथि 7/5/2022 दी गई हो। अब देखिए, पहली बात तो जो सूचना है वो मुख्य किस बारे में है, हमने उसको क्या बनाना है, शीर्षक बनाना है, जिसे उसको हेडिंग बनाना है, उसको सबसे ऊपर लिखना है। अगर आप लोग शीर्षक नहीं लिखोगे, हेडिंग नहीं लिखोगे, तो आपका यहाँ पर नंबर कटने वाला है। तो क्या था, सेक्शन बदलने संबंधी सूचना। अब सूचना क्या है कि सभी कक्षाओं के, यहाँ पे दिया हमें वहीं से लेना है, सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो विद्यार्थी किसी भी कारण अपना सेक्शन बदलना चाहते हैं वह अपना नाम अपने कक्षाध्यापक को दिनांक 7 मई, क्योंकि उन्होंने दी थी हमें ऊपर, 7 मई 2022 से पहले लिखवा दें। किसके द्वारा है, मुख्याध्यापक की ओर से। तो यह आएगा मुख्याध्यापक सरकारी हाई स्कूल, और क्या है, पता सेक्टर 14 चंडीगढ़। समझ गए। मतलब सूचना में भी क्या है, हमें ऊपर सब कुछ वो दे देता है, हमने उसी को तोड़ मड़ोड़ के लिखना होता है, लेकिन उसके लिए हमें समझ चाहिए। और सबसे बड़ी बात सूचना के लिए, एक तो आपने ध्यान किया इसके शीर्षक का, और बिल्कुल इसके दाएं ओर हमें क्या लिखना है, दिनांक भी लिखना है जिस दिन आप वो सूचना तैयार कर रहे हो। समझ गए बात को। तो चलिए आगे। आगे जो सूचना है वो है भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद आपने इसको देखना है। आगे है 3 नंबर पर हमारे पास विज्ञान प्रदर्शनी से संबंधित है। आगे 4 नंबर पर हमारे पास है वार्षिक उत्सव संबंधी सूचना। वार्षिक उत्सव संबंधी सूचना, जिसे आप एनुअल फंक्शन भी कह देते हो। आगे चले तो आगे हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई नाटक का मंचन, उसके बारे में। तो ये थी सूचनाएं। अब बात करेंगे हम लोग प्रतिवेदन के बारे में। प्रतिवेदन क्या है, आपका नाम संदीप कुमार है, आप सरकारी हाई स्कूल नवा शहर में पढ़ते हो, आप अपने स्कूल के छात्र संघ के सचिव हैं, आप स्कूल के दिनांक 14 नवंबर 2022 को ट्रैफिक पुलिस अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी दी गई तथा इस संबंधी पढ़ने की सामग्री भी दी गई। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखिए। यह भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमने शीर्षक लिखना है, लेकिन यहाँ पर शीर्षक शब्द लिखा है, शीर्षक शब्द नहीं लिखना आपने, केवल शीर्षक ही लिखना है, यानी हेडिंग ही लिखना है। तो लिख दीजिएगा, बहुत आसान है। सरकारी हाई स्कूल नवा शहर के परिसर में दिनांक 14 नवंबर 2022 को प्रातः 9 बजे स्थानीय ट्रैफिक पुलिस अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पर चलने के नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया और उन्होंने यातायात से संबंधित विभिन्न नियमों की सामग्री भी पढ़ने के लिए विद्यार्थियों में वितरित की।
उन्होंने मंत्र दिया है कि सड़क पर सावधानी से चलने में ही सुरक्षा है। मुख्याध्यापक महोदय ने उनकी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए उनका आभार व्यक्त किया। अब नीचे दिए आपका नाम क्या है, संदीप कुमार, तो यहाँ संदीप कुमार लिखिए। उन्होंने बताया था कि आप छात्र संघ के सचिव हो, तो सचिव छात्र संघ। उसके बाद स्कूल का नाम था सरकारी हाई स्कूल नवा शहर, तो नवा शहर। इसमें कुछ भी अलग का स्या करने वाला नहीं होता है, बस यहाँ पर सही में हमें सही समय पर अपने दिमाग का प्रयोग करना है। आगे आ गया जी, शीर्षक है हमारे पास हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये भी आप, इसके बारे में भी प्रतिवेदन तैयार करना है। आगे चल रहा हूं नंबर 3 पर, यह है विश्व एड्स दिवस आयोजन। इसमें प्रतिवेदन है क्या कि जो कार्यक्रम हो चुका है, जो कार्यक्रम हो चुका है उसकी खबर, उसका समाचार हमने एक समझ लीजिए नोटिस बोर्ड पर लगाना है या किसी समाचार पत्र को भेजना है, तो वो होता है ये प्रतिवेदन। आगे, दंत जांच शिविर का आयोजन, दांत जांच शिविर का आयोजन भी कह सकते हो। आगे 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 हमारे पास शैक्षिक भ्रमण, ये भी है कि एजुकेशनल टूर गया था आपका, उसके बारे में है, तो वो लिखेंगे प्रतिवेदन। पर प्रतिवेदन का एक बात ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर वो बात हो रही है जो कार्य हो चुका है उसके बारे में लिखना है, ये नहीं है कि होगा, ये हो चुका है। तो आइए, आगे वाला जो हमारा कार्य है बहुत बहुत महत्वपूर्ण, शिक्षा के लिए बहुत ही आसान, लेकिन फिर भी आप लोग गलती करते हो, तो उसके बारे में हम लोग जहां पर जरूर बात करेंगे। शिक्षा के अंदर क्या होगा, हमें एक ऐसा प्रपत्र पूर्ति का बॉक्स मिलेगा पेपर के अंदर, उसके ऊपर हमें दिया जाएगा कि मान लीजिए आपका नाम राजकुमार है, यहाँ पे आपका नाम क्या है, राजकुमार। आपका हिंदुस्तान बैंक शाखा मुंबई में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है, खाता नंबर ये है। आपको अपने इस खाते में से कितने हैं, 7,500, कितने हैं, 7,500 रुपए निकलवाने हैं। इस अनुसार आप प्रपत्र को पूरा कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जो जो पीले रंग का है वही वही भरा है, बाकी सब कुछ आपको पहले ही पेपर में आएगा। बचत खाता धारक का नाम उसने पहले पूछा होगा, ऊपर दे दिया उसने आपका नाम राजकुमार और आपका खाता उसमें है, तो यहाँ पर नाम क्या आएगा, राजकुमार। यहाँ पे क्या आएगा, राजकुमार। आपने अपना खुद का नाम नहीं लिखना है, जो परीक्षा के अंदर दिया वही लिखना है। अब उसने पूछा खाता नंबर क्या है, वो भी हमें दिया था उसने यहाँ पर, तो वो भी हमने लिख लिया। आगे, कृपया मुझे डैश अंकों में, अब अंकों में कहा है तो हमने अंकों में ही जो है अपने रुपए लिखने हैं, ना कि शब्दों में। फिर उसने आगे कह दिया शब्दों में, तो अब हम इसे शब्दों में भी लिखेंगे, लेकिन शब्दों में लिखते समय आगे केवल जरूर लगाना, केवल जरूर लगाना। अब केवल 7,500 रुपये, हजार देख लीजिएगा कैसे पढ़ना है, 5 कैसे पढ़ना है, 100 कैसे पढ़ना है, ये सभी चीजें आपने देखनी है। अब नीचे खाता धारक के हस्ताक्षर, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, खुद के साइन करके आ जाते हैं, नहीं, उसने कहा था आपका नाम राजकुमार है, तो यहाँ पर राजकुमार के ही हस्ताक्षर होंगे। समझ गए जी। इसी प्रकार और भी हैं, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बिल्कुल आसान है, कोई गलती का आसार नहीं रखना यहाँ पर आपने। आगे चल रहा हूं, नंबर 3 देख लीजिए आप। मतलब इतना आसान कार्य, इतने जिसे कहते हैं ना फ्री के नंबर, और कहीं से नहीं मिलने वाले आपको। ये देखिए कितना आसान, मैं खुद हैरान होता हूँ, ये चीज आपको शायद यूं लगता है कि पास होने के लिए या अच्छे अंक लेने के लिए बनाई गई है ना। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। बिल्कुल आसान कार्य, बिल्कुल आसान कार्य।
तो इतना आसान कार्य मैंने कभी भी किसी भी पेपर के अंदर नहीं देखा जो आपके लिए ये बना हुआ है। इससे आसान कार्य कोई हो भी नहीं सकता। ये हमारे पास 10 प्रपत्र पूर्ति थे। कितने थे? 10 प्रपत्र पूर्ति थे। तो आप सभी ने लगातार हमारे साथ 7 दिन बने रहे। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जिस तरह से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, हम आपके विशेष रूप से धन्यवादी हैं। और विशेष रूप से अगर धन्यवाद करना चाहूँ तो हमारे ही जो स्टेट के, कहने के बाद राज्य के एसआरपी डॉक्टर राजन, जिनका विशेष योगदान है, जो ये सारे का सारा कार्य तैयार किया, दीपक कुमार जी ने। और विशेष सहयोगी रहे डॉक्टर सुमन सचदेवा मलोट से, श्रीमती गुरविंदर कौर, हिंदी शिक्षिका जिला बठिंडा से। इन सभी के भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवादी हैं। तो आपसे 2 मिनट के लिए विचार विमर्श, और जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। देखिए, आज हम लोग 10वीं कक्षा के अंदर हैं। सब ने बड़े बड़े सपने देखे होंगे। कहते हैं बड़े सपने देखने भी चाहिए। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बड़े सपने देखने भी चाहिए। और अगर हम लोग बड़े सपने देख रहे हैं तो हमें, जितना हमने बड़ा सपना देखा, उतनी बड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उतना हमें परिश्रम करना पड़ेगा। तो आप में से जो बच्चे इस सपने के साथ जी रहे हैं कि मुझे मेरिट में आना है, या मुझे 80%, 90% से ऊपर नंबर लेने हैं, अंक लेने हैं, तो उसके लिए अभी से शुरू हो जाइए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत है, डुल्ले बेड़ा दा हाले भी कुछ नहीं बिगड़िया। कि अभी भी हम लोग, जितना समय बचे हमारे पास, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। 24 घंटे में से हम लोग 6-7 घंटे सोने के निकाल दीजिए, उसके बाद सारा समय हमारे पास है। और अगर अब हम, ये एक ऐसी हमारी आयु भी है, अगर अब हमने अपने कार्य के ऊपर ध्यान दे दिया, अगर अब हमने 10वीं कक्षा के अंदर अच्छे अंक ले लिए, तो आपसे दावा है, ये वादा भी है, कि आप लोग जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। तो आप सभी को आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।